हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बीपीएससी BSOC 107 लैंगिक समाजशास्त्र नाम की आपकी बुक है, उसका आपका पेपर आने वाला है दिसंबर 2024 का। और अगर आप इसके बाद भी कभी भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो ये वीडियो हमेशा के लिए हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि जो क्वेश्चन के आंसर्स मैंने करा रखे हैं आपको, ये ऐसे हैं कि नॉर्मली अगर एक टॉपिक आपके पास है तो इजीली आप इस क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे, क्योंकि मैंने जो पॉइंट्स लिखवाए हैं बहुत ही आसान और बहुत ही नॉर्मली आपको दिखते हैं, वो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आप देख पाते हो, तो उन्हें याद रखना आपके लिए आसान रहेगा। कोई कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं है। क्वेश्चन जो है ये बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको एक पेपर में से एक क्वेश्चन पेपर में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराए हैं। ठीक है, ये एक ही पेपर का है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ पेपर, कि ये वाला जो पेपर है आपका, ये आपका जून 2024 का, जस्ट अभी रिसेंटली में जो ये 6 महीने पहले पेपर हुआ था आपका, ये वही एग्जाम है। और लैंगिक समाजशास्त्र आपकी बुक का नाम है। 100 मार्क्स, 3 घंटे, 400 शब्दों में आपको आंसर लिखना होता है। यानी कि 400 का मतलब होता है 4 पेज से 5 पेज आपको लिख देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए। और मैंने इतने पॉइंट लिखवाए हैं आपको यहाँ पे इस वाली वीडियो में, कि आप इजीली एक क्वेश्चन के लिए आप बहुत सारे पॉइंट लिख लिख दोगे और 5 पेज आपका इजीली भर जाएगा। राइट, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और कुछ बहुत ही आसान क्वेश्चन ने उठाए हैं, क्योंकि एक पेपर में आपकी डेफिनेटली जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही इजी होते हैं, हम कर लेते हैं उनको आसानी से। तो ये अटेम्प्ट करना काफ़ी आपके लिए इजी रहेंगे। फ्लो चार्ट्स भी आप बना सकते हो अपने एग्जाम में, आपको दिखाऊं कैसे बनाते हो। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ो आप, कि भाई लैंगिक की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। परिवार में लैंगिक असमानता किस प्रकार संस्थागत होती है। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना है कि भाई ये लैंगिक क्या होता है। ठीक है, लैंगिक, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है। मैंने यहाँ पे इसको इंट्रोडक्शन में यहाँ पे बताया है, तो ये इंट्रोडक्शन आपको लिखना है हर एग्जाम में। और कोई भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, पहले से लेकर लास्ट तक आपको हमेशा जो इंट्रोडक्शन होता है ना क्वेश्चन के आंसर का, वो आपको लिखना है। इंट्रोडक्शन में आप क्या करते हो, क्या क्या लिखते हो, कि भाई जो पूछा है ऊपर, जो कॉन्सेप्ट पूछा है कि भाई ये क्या है, तो आपको वो बताने की इसका मतलब ये होता है। उसके बाद फिर आगे जो है आप क्या करोगे, जो पूछा गया है क्वेश्चन में और चीजें, जैसे कि परिवार में लैंगिक असमानता जो होती है। राइट, और इसके अलावा एक और चीज पूछी है यहाँ पे, मैं आपको आगे बताऊंगा उसके बारे में। आपको अभी थोड़ा दिक्कत हो जाएगी समझने में। सबसे पहले मैंने लिखा परिवार में लैंगिक असमानता कैसे होती है, कि भाई श्रम विभाजन हो जाता है, कि भाई ये वाला काम ये व्यक्ति अलग काम करेगा, ये व्यक्ति अलग काम करेगा। अलग पहले आप पहले में भी देखते हो नॉर्मली आपके परिवार में, जो अगर आप लड़की हो तो आपको एक अलग काम मिलेगा, घर के आप झाड़ू पोछा बर्तन साफ करना। और जो मेल्स होंगे, जो लड़के होंगे, ब्रदर्स होते हैं, उनको वो जो काम मिलता है, उनको काम मिलता है अलग, बाहर जाके काम करना, या बाइक से वो सामान लिया, वो सामान लिया, तो दोनों के काम बांटे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक असमानता, लैंगिकता पैदा होती है, कि भाई जेंडर अनइक्वलिटी की बात आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, कि भाई जेंडर के अकॉर्डिंग काम अलग अलग हो जा रहा है दोनों का। ठीक है, दूसरी चीज शक्ति गतिशीलता होती है, यानी कि जो पावर्स है वो उसमें बदलाव होता है। ठीक है, पुरुषों के पास ज्यादा शक्तियां होती है महिलाओं के कंपैरिजन में। तो ये भी आपका जो है फैमिली में एक लैंगिक असमानता वाला जो एक पॉइंट है, यहाँ पे भी आ जाता है, कि भाई जो शक्तियां हैं वो दोनों में अलग अलग होती है। और आपने नॉर्मली सुना होगा लड़कियों के लिए बोला जाता है कि तू तो अपने घर चली जाएगी, पढ़ाई घर की है। तो वो वाली चीज जो है वो भी एक लैंगिक समानता असमानता पैदा करते हैं, कि ये पढ़ाई है। ठीक है, पढ़ाई वाली बात आ जाती है वहाँ पे। और समाजीकरण जो है दोनों का अलग अलग होता है। समाजीकरण का मतलब होता है कि जैसा आपको पढ़ाया किया गया है ना, जैसे कि अगर आपकी फैमिली में आप हो, आपका कोई ब्रदर है, कोई सिस्टर है, तो दोनों में एक अलग, मतलब मेल फीमेल का जो फर्क है वो आ जाता है वहाँ पे, कि भाई लड़कियों को गुड़िया वगैरह देना ना, उनकी जो परवरिश होती है वो गुड़िया से छोटी मोटी जो घर घर खेलती है वो, उससे होती है। जबकि जो लड़का होता है उसको रिमोट वाली कार देना और चीज़ें, जो साइकिल चलाना, वो सब चीज़ों को हम अलग अलग तरीके से उन दोनों को पालते हैं। दोनों को पालने का तरीका भी अलग अलग होता है ना बच्चों में। तो ये है सामाजिकरण हमारा अलग अलग होता है। उसके अलावा सांस्कृतिक मापदंड और जो मूल्य है वो दोनों के अलग अलग होते हैं। कुछ संस्कृतियां लड़कों को ज्यादा महत्व देती है। और आपने सुना होगा बहुत सारे जो क्षेत्र है, अब तो नहीं होता है, तो बंद हो गया है, हरियाणा, राजस्थान और जो साउथ इंडिया है, वहां पे ये जो है महिलाओं को, ये लड़की जब पैदा होती थी तो उसको मारने का एक तरीके से रिवाज था। अगर लड़की हो गई तो एक तरीके से श्राप हो गया, उसको मारो। ठीक है, यानी कि जो बेचारी अभी पैदा हुई है उसी को वो जो है, मतलब पता नहीं कैसे करते होंगे वो लोग, जो है उसको वहीं के वहीं खत्म कर दिया करते थे। तो ये अपने पता नहीं कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। बहुत ज्यादा हमने बुकों में सब, हम सोशियोलॉजी की काफी बुक्स पढ़ी है, वहाँ पे ये सब चीजें आपको नॉर्मली देखने को मिलती है। राइट, उसके बाद आता है आपका इसी के अंदर और है, कि भाई इसमें
इन तंत्रों के कारण परिवार में कई प्रकार की असमानताएं उत्पन्न हो जाती, जैसे कि श्रम का असमान वितरण, है ना, महिलाओं के लिए सीमित अवसर हो जाते हैं, महिलाओं की विरुद्ध जो हिंसा है वो बढ़ जाती है। तो इनको लेके जो है हमारा जो एक तरीके से परवरिश होती है, जो फैमिली है, वहाँ पे भेद शुरू होता है, और वो भेद जो है फिर आगे जाके भी रहता है कंटिन्यू। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है, ये हमें सुधारना चाहिए। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है आपका, जो कि कह रहा है कि परिवार और महिला हाशीकरण के विभिन्न रूपों का स्वरूपों का वर्णन कीजिए। ठीक है, यह में क्या लिखा है कि भाई परिवार की संरचना संस्कृतियों और समाजों में व्यापक रूप से भिन्न हो सकती है ना। और परिवार में जो है महिलाएं अलग होती है। ठीक है, और जो महिलाओं के हाशिए पर होने का जो कारण है, वो भी परिवार से जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन जो मैं जो करा रहा हूँ आपको, ये पीछे से जुड़ा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है, ये वाला सवाल जो मैंने यहाँ पे कराया था अभी, असमानता वाला, लगभग यही है, क्योंकि आपकी बुक का नाम ही लैंगिक समाज शास्त्र है। तो वो ही सब चीज़ आपको मिलेंगी बार बार। ठीक है, महिलाओं के बारे में चीज़ों को यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। तो ये भी है कि भाई जो फैमिली है उसमें भी आपका, जब हम फैमिली में चीज़ों को अलग-अलग तरीके से देखते हैं, तो वैसे ही जो व्यवहार है लोगों का, वो बदल जाता है ना? हम बड़े होते देखते हुए कि भाई लड़की है, घर में रहती है, और घर का काम करती है, खाना बनाना वगैरह-वगैरह, ठीक है? ये सब काम महिलाओं का होता है, लड़के को अलग काम शुरू से दिया जाता है, ठीक है? उसकी भी गलती नहीं होती है, शुरू से ही परवरिश ही ऐसी होती है कि वो उसको लगता है, ठीक है, कि भाई मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे बाहर के काम करने चाहिए। तो ये एक जो है डिफरेंस पैदा करता है दोनों जेंडर के अंदर, राइट? उसमें क्या है, परिवार स्वरूप में क्या होता है कि भाई एकल परिवार आपका मिलता है। आपकी जो फैमिली स्ट्रक्चर है वहाँ पे आप देखते हो कि एकल परिवार की वजह से भी जो है आज फैमिली में क्यों, देखो ये जो एकल परिवार जो बन रहे हैं ना, ये क्यों बन रहे हैं? लड़ाइयों की वजह से, है ना? अब क्या होता है कि जो नई-नई शादियाँ होती है जब किसी व्यक्ति की, लड़के की, तो वो घर में लेके आता है अपनी वाइफ़ को। एक यहाँ पे भी एक जो है बहुत बड़ा डिबेट रहता है कि भई लड़का ही क्यों जाता है लड़की के घर पे? मतलब लड़की ही क्यों आती है लड़के के घर पे रहने के लिए? तो ये भी एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट जो है लोगों ने क्रिएट कर दिया है कि भई ऐसा ऐसा ही क्यों होता है? लड़का क्यों नहीं जा सकता? घर जमाई क्यों नहीं बन सकता? तो ये भी एक दिक्कत वाली बात है। देखो इसके पीछे भी बहुत बड़ा एक रोल रहता है। हमारा समाज अभी भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता कि भई लड़का जो है जो घर जमाई बन के रहे। ना तो लड़की की फैमिली एक्सेप्ट करती है, ना ही लड़की की फैमिली एक्सेप्ट करती है। अब वो बीच में फँस जाता है कि वो करे क्या? क्योंकि लड़की फिर ये कहती है कि भई तुम मेरे घर पे रहो, और लड़का कहेगा कि नहीं मैं तो तुम्हारे घर पे नहीं रह सकता, मैं घर जमाई नहीं बनूँगा। तो यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा रहता है। तो इसीलिए जो झगड़े होते हैं ना, इसको लेके फिर दोनों जो फ़ैमिलियाँ हैं, यानी कि लड़की और लड़के जो नई शादी हुई है, वो कुछ ही महीनों के बाद अलग हो जाते हैं अपनी फ़ैमिली से, अपनी मदर से। लड़का अपनी फ़ैमिली से अलग हो जाता है, लड़की तो हो ही गई है। तो वो वहाँ पे जो है एकल परिवार का एक स्वरूप पैदा हो गया है हमारी सोसाइटी में। ये पहले नहीं था, अभी हुआ है, ठीक है? उसके अलावा विस्तार परिवार, इसमें क्या होता है, दादा-दादी वगैरह जो होते हैं, पूरी पीढ़ियाँ यानी कि 3 पीढ़ियाँ एक साथ रहते हैं, उसको हम कहते हैं विस्तार परिवार। इसको हम जॉइंट फैमिली भी कहते हैं, और संयुक्त परिवार आपने सुना होगा नाम कई बार। हम संयुक्त परिवार बेसिकली ग्रामीण समुदाय के लिए यूज़ करते हैं। वो भी यहाँ पे आपको यही मतलब, विस्तृत परिवार का मतलब यही होता है, ठीक है? उसमें आपकी पूरी फैमिली साथ में रहती है, दादा-दादी भी रहते हैं, चाची हो गई, चाचा हो गए, और उनके बच्चे, आप, आपके पापा, ये सब साथ में मिलकर रहते हैं, उनको बोलते हैं विस्तार परिवार। उसके अलावा सौतेले परिवार होते हैं, यानी कि जो हमारे सगे नहीं होते, सौतेले होते हैं, ठीक है? यानी कि जो माता-पिता के जो, जैसे कि आपने सुना होगा स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर वगैरह, जो ये कॉन्सेप्ट रहता है ना अंग्रेजों का, ये वाला जो है सौतेले परिवार वाला होता है। अब एग्ज़ाम्पल के लिए आप समझो इसको, क्या होता है इसमें, कि जो जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं, है ना? अब एग्ज़ाम एक एक इमेजिन करना है बस आपको, ये भी मत सोचो कि आपके पेरेंट्स हैं, हम हमारे पेरेंट्स नहीं कर सकते ये सब चीज़ें। अब वहाँ पे क्या होता है अंग्रेज़ों में कि वो, जैसे कि शादी हुई पहले, ठीक है? उन दोनों की शादी हुई, मेरी और मेरी वाइफ़ की शादी हो गई, मतलब हम दोनों की शादी हो गई किसी लड़की के साथ में, मेरी शादी हो गई, तो हम दोनों अलग हो गए, ठीक है? हमसे जो बच्चे हुए, वो बच्चे तो रहेंगे ना। अब वो बच्चों को क्या होता है, वो हमारे साथ एक बच्चा रह गया, 2 बच्चे हो गए, तो एक उसके साथ, एक मेरे साथ, तो ये ऐसा हो जाता है, ठीक है? और फिर हम, मेरी किसी और के साथ शादी हो गई, उस मेरी जो वाइफ़ थी, जो एक्स वाइफ़ थी, उसकी किसी और से शादी हो गई, तो उनसे जो बच्चे हुए, वो स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर वाला सिस्टम वहाँ पे शुरू हो जाएगा, ठीक है? मेरा जो बच्चा है, यानी कि जो मेरी दूसरी वाइफ़ से वाला वाला जो बच्चा है, वो अलग है, और जो मेरी जो अभी जो नई वाली वाइफ़ है, उससे जो बच्चा होगा, वो अलग होगा, ठीक है? वो स्टेप ब्रदर वाला वहाँ पे कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। तो ये सौतेले परिवार वाला एक आपका रहता है। उसके अलावा एकल अभिभावक परिवार, यानी कि जिसमें फैमिली में
आपकी मदर या सिस्टर में से कोई एक, मदर मदर या फादर में से कोई एक व्यक्ति होता है ना, उसको हम कहते हैं एकल परिवार। ठीक है, एकल अभिभावक परिवार, यानी कि तलाक हो गया है माता पिता का, तो उसमें एक ही जो है वो बचा है, यानी कि पापा रहेंगे या फिर आपके साथ में मदर रहेगी। तो वो डिसीजन कोर्ट का होता है कि कहाँ पे रहेगा बच्चा, तो वो उसी पे डिपेंड रहता है। और समान लिंग परिवार होते हैं, यानी कि जिसमें दोनों जेंडर एक साथ होते हैं, सेम होते हैं, जैसे कि मेल मेल शादी कर रहा है, फीमेल फीमेल से कर रही है, तो उनसे बच्चा थोड़ी ना होगा। तो बच्चा कैसे होगा, अडॉप्ट करेंगे वो डेफिनेटली, तो उनसे बच्चा नहीं होता है खुद। यानी कि जो जेनेटिक है वो अलग अलग है भाई, वो एक साथ आ गए हैं, वो बात अलग है। पर फीलिंग्स बात वहाँ पे आती है, लेकिन जो एक बायोलॉजिकल चीजें हैं वो वहाँ पे नहीं एक्सेप्टेबल है। इसलिए समाज उन शादियों को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि वहाँ वहाँ से बच्चा पैदा नहीं होता है। शादियाँ वही होती है जहाँ पे बच्चा पैदा होता है, ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट हम सोसाइटी में लेके चलते हैं। तो ये समान लिंग अधिकार वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। और उसके अलावा निसंतान परिवार, जिसके कोई बच्चे ना हो, ठीक है, वो भी होता है एक परिवार। ठीक है, जिसमें कोई बच्चे नहीं होते हैं, वो आगे के लिए बस वो मतलब उनकी जो पीढ़ी है वो खत्म हो जाती है। समान लैंगिक में भी यही होता है लगभग। ठीक है, वो अडॉप्ट कर लेते हैं, वो उनका बच्चा होता नहीं है पहली बात तो। ठीक है, पर अच्छी बात है अडॉप्ट करना भाई, किसी को हम जिंदगी दे दें। हमारा बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन किसी को तो हम अपना जो है अपना इस तरीके से राज जो है हमारा, जो भी हमारा घर मकान है, वो किसी को तो देंगे ही ना। तो इसलिए हम जो है अडॉप्ट कर लेते हैं, ताकि उस बच्चे की जिंदगी तो अच्छी हो जाए एटलीस्ट। उसके अलावा इसके जो है इस ये जो कॉन्सेप्ट चला है मैंने आपको बताया अभी, इसकी वजह से क्या होता है, ये जो महिलाओं के हाशिए पर होने का यही कारण है। ये जो चीजें हो रही है, जैसे कि श्रम का असमान विभाजन हो जाता है इसकी वजह से, घरेलू हिंसा उत्पन्न हो जाती है ना। अब डाइवोर्स क्यों होते हैं, घरेलू हिंसा की वजह से। ठीक है, और लड़का नहीं समझता है लड़की को, ना लड़की समझती है लड़के को। ठीक है, तो यहाँ पे मिसकॉन्सेप्ट क्लियर हो जो है वो चीजें हो जाती है। कभी कभी लड़की गलत होती है, और कभी कभी लड़के भी गलत हो जाते हैं कहीं कहीं पे। तो वो एक डाइवोर्स वाला वहाँ पे जो है चीजें हो जाती है, वो फिर स्टेप फैमिली वाली जो है सिस्टम शुरू हो जाता है वहाँ पे। और सांस्कृतिक मापदंड जो है वो मूल्य वो बदल जाते हैं, दोनों का कल्चर चेंज हो जाता है। ठीक है, और सीमित निर्णय लेने की शक्ति जो है होती है, और संसाधन तक पहुंच, सीमित पहुंच हो जाती है। महिलाओं के बारे में बता रखा है कि जो महिलाओं का है ऐसे ऐसे हो जाता है। पर अभी कानूनी अधिकार में आपको पता है महिलाओं को चीजों को बदल दिया है। तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे सेकंड वाले में कि भाई जो भी अधिकार है महिलाओं के पास, वो सब मैंने यहाँ पे बता रखे हैं आपको, कि भाई प्रावधान क्या क्या है, कि भाई संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व होगा महिलाओं के पास। ठीक है, और उत्तराधिकार अधिकार भी महिलाओं के पास हो गए थे, कि बेटियों को बेटों के बराबर जो है रख सकते हैं। मतलब जो प्रॉपर्टी पे अधिकार है ना, वो बेटियों का भी होगा। अभी शादियों की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, शादी से पहले ही। अब मेरी जो सिस्टर होगी उसका भी बराबर का अधिकार है हमारी प्रॉपर्टी पे। ठीक है, अगर वो क्लेम करे तो। और सहदायिक अधिकार जो है, इसमें क्या है, संपत्ति में बेटे का भी अधिकार होगा और बेटी का भी। ये धारा 6 में लिखा हुआ है, ये धारा 14 है, और ये धारा 15 है। ठीक है, धारा 15 के तहत, धारा 14 के तहत ऐसा लिखा होता है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो सब यहाँ पे है। उसके अलावा निवास का अधिकार, यानी कि जो बेटी है वो, अगर उसकी शादी नहीं हुई है, तो वो अपने पिता के घर पे रह सकती है, जब तक उसका मन करे तब तक रह सकती है वो। मतलब वहाँ पे बस सकती है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, और ये धारा 23 में लिखा हुआ है। ठीक है, संविधान में पढ़ लेना अगर आपको मन कर रहा है तो। विधवा का अधिकार, अगर कोई लड़की, मतलब शादी हो गई है, उसका जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो गई है, तो उस प्रॉपर्टी पे, उस लड़की की प्रॉपर्टी पे उस लड़की का अधिकार होगा। ठीक है, जो महिला मतलब अब जो विधवा है, ठीक है, जो विधवा है उसका अधिकार होगा। वो तो नॉर्मली होता ही है, आपको पता ही है। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न समाज सुधारकों द्वारा लैंगिक स्तरीकरण उन्मूलन के उठाए गए प्रयासों की चर्चा कीजिए। तो अलग अलग जो विद्वान हैं हमारे, ठीक है, इंडिया में बहुत सारे रहे हैं, तो उनके द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, जो असमानता है, जेंडर इक्वलिटी जो नहीं है हमारे इंडिया में, उसको ठीक करने की कोशिश करने के चक्कर में काफी सारे प्रयास किए गए हैं। तो प्रयासों में पहला है महिला शिक्षा का वकालत करना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, इनके अलावा भी और भी है, जैसे कि मैं आपको आगे बताऊंगा, राम मोहन रॉय, सावित्रीबाई फूले। ठीक है, महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए जो है प्रयास किए गए हैं। हानिकारक प्रथाओं को खत्म करने की बात की गई है, चुनौतियां उनमें उत्पन्न करना, उन पर डिबेट करना। ठीक है, जागरूकता बढ़ाना लोगों में कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सारे प्रयास हैं, ये कुछ ही मैंने लिखे हैं, इसके अलावा भी आप और लिख सकते हो, आपके दिमाग में आना चाहिए चीज़ों को। और समाज सुधारकों में आपका नाम आना चाहिए राजा राम मोहन रॉय का, सावित्रीबाई फूले,
ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने कानून अधिकार में जो है हिंदू जो लॉज थे, हिंदू लॉज, तो उनमें सुधार की बात की है। और पंडित रामाबाई, ये भी है समाज सुधारकों में। हाशिए पे जो महिलाएं हैं उनको उठाने की बात की है इन्होंने। तो ये मतलब आपको दुनिया भर के एग्जांपल्स मिल जाएंगे इंडिया में, क्योंकि प्रॉब्लम्स थी तो उनके सोल्यूशन के लिए लोग खड़े भी हुए, राइट। और इसमें सिर्फ महिलाएं नहीं है, पुरुष भी है। देखो, पुरुष ज्यादा होंगे, आपको देखने को मिलेगा। मैंने कब लिखा है, मैंने बराबर रखा है दोनों को। यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी आएंगे, ठीक है, PR अम्बेडकर। इसके अलावा और भी लोग हैं जिनके हम नाम अभी हमें याद नहीं रहेंगे, लेकिन हमें उनको याद रखना चाहिए। आप एक दो और लिख सकते हैं समाज सुधारकों में। नाम सर्च कर लेना है, ट्रेंड पे आपको बहुत मिल जाएंगे। दुनिया भर के मिल जाएंगे लोग जिन्होंने काम किया है इस चीज़ पे, ठीक है, छोटा मोटा योगदान अपना जरूर दिया है, तो वो आपको मिल जाएंगे। और यौन हिंसा पूछता है आपका एग्जाम में कि भाई यौन हिंसा का मतलब बताइए, और एग्जाम्पल्स वगैरह भी दिए साथ में। तो आपको क्या करना है, पहले आपको बताना है कि यौन हिंसा का मतलब क्या होता है। तो यौन हिंसा का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बिना परमिशन के आप उससे उसकी जो शरीर है उससे एक तरीके से खिलवाड़ कर रहे हो, उसका इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, इस चीज के लिए, तो वो यौन हिंसा के अंदर आता है। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल्स है वो क्या होंगे, बलात्कार, यौन शोषण, छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न, ठीक है, यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न थोड़ी दो बार आ गया, इसको काट दो। ये हो गया। उसके अलावा इसके कारण क्या होते हैं, यौन हिंसा के कारण क्या होते हैं, सत्ता, ये दिखाना चाहते हैं कोई कि भाई मेरे पास कितनी पावर है, ठीक है, मैं किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता हूँ। और किसी व्यक्ति से घृणा पैदा होना, ठीक है, किसी लिंग से, किसी जाति से, किसी धर्म से, तो उस धर्म के व्यक्ति को हमें जो है शोषण करना है, तो ये तरीका होता है लोगों का। और शराब पीकर नशे में आके किसी भी तरीके का जो सेवन करते हैं नशा का, उससे जो है हम, हमें पता नहीं होता, हमारे इंद्रियों पर काबू भी नहीं रह पाता, तो ये हम काम करते हैं। लेकिन उसको हमें ये नहीं होना चाहिए कि इसको सजा जो है इससे हम माफ कर दें, बिल्कुल भी नहीं। इसको सजा मिलनी चाहिए, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को भी, ताकि उसको याद रहे। यौन हिंसा के प्रति समाज की गलत धारणा, ये भी है। अब जिसके साथ हुआ है ना, गलत काम होता है, मोस्टली आप देखते हो महिला के साथ होता है, तो समाज जो है उन्हीं को ही गलत नजरों देखता है कि तेरी गलती होगी कुछ, है ना। तो ये है। समाधान में क्या होगा, जागरूकता फैलाना, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स है तो सोल्यूशन तो निकालने पड़ेंगे ना, तो आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। सब मैंने ऐसे ही नहीं लिखा है, आपको एग्जाम में लिखना है। अगर ये पूछे ना यौन हिंसा का मतलब बताइए और उदाहरण दीजिए, तो आपको सब कुछ लिखना है। आपको 5 पेज भरने हैं ना, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा। 5 पेज मतलब है एक क्वेश्चन के लिए 5 पेज, ठीक है। और लैंगिक समानता बढ़ाना, कानून को मजबूत करना, और सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमें ना अभी एजुकेशन हम मिलते तो है हमें, लेकिन जो रियल लाइफ में यूज होने वाली जो एजुकेशन है हम उसको कहाँ लेते हैं, है ना। कहाँ पढ़ाते हैं हमें स्कूल में कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे हम, हमारा जो एक बायोलॉजिकल चीजें हैं हमारी बॉडी में, वो कैसे अलग है दूसरे जेंडर से, ठीक है। मेल तो है तो उसमें क्या अलग है, फीमेल में क्या अलग है, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे साइंस में हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन टीचर्स अभी इतने इंटरेस्टेड नहीं है इन चीज़ों को पढ़ाने में। उन्हें लगता है कि बच्चों को पता है ये सब चीज़ें, पता तो है, लेकिन उन्हें अच्छा ज्ञान नहीं है उसके बारे में, बहुत ही कम नॉलेज है चीज़ों को लेके। तो बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें, एजुकेशन में होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि गर्ल्स और बॉयज़ को दोनों को एक साथ पढ़ाना चाहिए शुरू से ही, बचपन से ही। जैसे कि बहुत छोटे होते हैं ना बच्चे, प्राइमरी स्कूल से ही हमें दोनों को साथ में पढ़ाना चाहिए, ताकि एक रहता है ना दोस्ती वाला, तो उसकी वजह से बच्चा गलती नहीं करता है फिर, ठीक है। उसको एक आदत रहती है कि भाई हाँ, लड़कियों से बात कैसे करनी है, उनसे व्यवहार कैसे करना है, उनको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बहुत, ये याद रखना चाहिए हमें। ये एक सोल्यूशन के आ सकता है कि भाई दोनों का साथ में जो है स्कूल से हमें पढ़ाना चाहिए, बचपन से बड़े तक, जब तक वो एजुकेशन वही ले पाएंगे। मतलब 12वीं जब होती है, ग्रेजुएशन होती है, तब तक वो साथ में हमें रखना चाहिए। तो एक बच्चे के ऊपर, दोनों के ऊपर, एक दोनों को लेके जो है एक अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है कि भाई बॉयज़ कैसे होते हैं, गर्ल्स कैसे होती है, तो थोड़ा सही रहेगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल मिली, हाल आपको काफ़ी मदद मिली होगी इस वीडियो से, ठीक है। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करना, और सब्सक्राइब वगैरह आपने नहीं किया है तो कर सकते हो, अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।